जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं लाइफ सर्टिफिकेट को लेके, कुछ लेटर है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। एक सुप्रीम कोर्ट ही है जिसके बेस पर आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं कम्यूटेशन को लेके, रिकवरी बंद कराने को लेकर, तो उस पर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं ओआरओपी 3 के हॉरिजॉन्टल पीपीओ को लेके, कुछ पेंशनर्स की प्रॉब्लम थी तो उसके सोल्यूशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और जानकारियां हैं डीएडीआर की घोषणा को लेके। कुछ सरकारें हैं जिन्होंने डीएडीआर बढ़ा दिया है, 4% की कंफर्मेशन दे दी है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां हैं क्वालिफाइंग सर्विस को लेके, जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है उसी के आधार पे आपको पेंशन मिलनी चाहिए। तो अगर नहीं मिल रही तो फिर आप कार्रवाई करेंगे, तो इसी पे मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। एक आध जानकारियां और है वो भी मैं आपको आगे दूंगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पीसीडी स्पर्श का आया लेटर पहले का, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी को लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, पहले पीसीडीए ने एक लेटर भेजा था लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी को, जिसमें पीसीडीए ने बताया था कि जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो किसी भी महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, वो लेटर कई पेंशनर के पास पहुंचा। अब पेंशनर्स हो गए हैं कंफ्यूज। अब पेंशनर सोच रहे हैं कि हमारी ड्यू डेट तो है 30 नवंबर की। अब पेंशनर सोच रहे हैं कि हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी महीने में सबमिट कर सकते हैं। अब पेंशनर कह रहे हैं, क्या हम दिसंबर में सबमिट कर सकते हैं? क्या हम जनवरी 2025 में सबमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो ये लेटर लिखा गया है ये सही लिखा गया है। इसमें यही लिखा है पीसीडी स्पर्श ने कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी महीने में जमा कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट से पहले किसी भी महीने में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का जो टाइम है, ड्यू है, वो है जैसे 30 नवंबर, तो और आप सोच रहे हैं कि हम दिसंबर में सबमिट कर दे। नहीं दोस्तों, आपकी पेंशन रुक जाएगी। किसी भी महीने का मतलब है कि जो आपकी ड्यू डेट है उससे पहले आप किसी भी महीने में सबमिट करें। जैसे दोस्तों, कई पेंशनर्स अब्रॉड जा रहे हैं तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट पहले ही सबमिट करके जा रहे हैं, 2 से 3 महीने पहले। जैसे दोस्तों, अगर किसी पेंशनर को दिसंबर में अब्रॉड जाना है, दिसंबर में जाना है, तो पेंशनर्स अभी सबमिट कर दे रहे हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर में। तो दोस्तों, जो अक्टूबर में सबमिट कर रहे हैं उनका जो अगले साल का ड्यू होगा वो होगा अक्टूबर का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, जो आपकी ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की, उसी से पहले आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आपकी 30 नवंबर है तो आप 30 नवंबर से पहले कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आप नवंबर में भी कर सकते हैं, आप सितंबर में भी कर सकते हैं, आप अक्टूबर में भी कर सकते हैं, यानी जो ड्यू डेट है उससे पहले। ऐसा नहीं है कि जो आपकी ड्यू डेट है और आप उसके बाद सोच रहे हैं जमा करने की। नहीं, अगर आपका अक्टूबर में ड्यू है तो आप अक्टूबर में सबमिट करेंगे, अगर आपकी नवंबर में तो नवंबर में सबमिट करेंगे। यानी जो ड्यू डेट है उससे पहले करना है, उसके बाद नहीं। नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपकी ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की, वो आप देख लीजिए स्पर्श पे और उससे पहले आप सबमिट करेंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 का पीपीओ ऑटोमेटिक जनरेट होगा जिनका नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत से सवाल आ रहे हैं कि सर हमारा अभी ओआरओपी 3 का हॉरिजॉन्टल पीपीओ नहीं शो हो रहा स्पर्श पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है। अगर आपको ओआरओपी 3 के पीपीओ के बारे में नहीं पता, हॉरिजॉन्टल पीपीओ के बारे में नहीं पता, सबसे पहले दोस्तों आपको पीसीडीए के कस्टमर केयर पे बात करनी है, उनको अपनी डिटेल बतानी है। सबसे पहले वही आपको बता सकते हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू हुआ है या नहीं हुआ है। जिनके पास मैसेज आ गया हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू होने का, उनका ठीक है, उनको कुछ टाइम में पीपीओ मिल जाएगा स्पर्श पे। लेकिन कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके पास मैसेज आ गया लेकिन पीपीओ शो नहीं हो रहा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका पीपीओ इशू हो गया है, कुछ टाइम बाद आपकी स्पर्श की आईडी में वो शो हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपको वेट करना है। आपको कुछ भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है, इंतजार करना है। ऑटोमेटिक स्पर्श की आईडी में आपका हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू हो जाएगा ओआरओपी 3 का। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप पीसीडीए कस्टमर केयर पे भी बात कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपका पीपीओ इशू हुआ है या नहीं हुआ है, आपका बना है या नहीं बना है।
अगर इशू हो गया है और अगर आप स्पर्श की आईडी में नहीं देख पा रहे तो कुछ टाइम बाद वो शो हो जाएगा, और जिनको मिल गया वेल एंड गुड। तो थोड़ा आप वेट करें, ऑटोमेटिक स्पर्श की आईडी में कोरिलेंडम पीपीओ आपका आ जाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सर्विस 15 साल 3 महीने है, या फिर 15 साल 4 महीने है, या फिर 15 साल 8 महीने है, या फिर 15 साल 9 महीने है, या फिर 15 साल 10 महीने है, या फिर 15 साल 11 महीने है, तो हम कौन सी क्वालिफाइंग सर्विस देखें? काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर सवाल करते हैं कि सर हमारी इतनी क्वालिफाइंग सर्विस है, हम 15.5 वाली देखें या फिर 16 वाली देखें, कौन सी देखें? दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीसीडी स्पर्श बहुत गलतियां कर रहा है क्वालिफाइंग सर्विस के मामले में। यानी जितनी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से कई बार आपको पेंशन नहीं मिलती है, यानी 1 साल कम की मिल जाती है या फिर कुछ और मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको क्वालिफाइंग सर्विस सही से देखना आना चाहिए ताकि आप ठीक पेंशन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग सर्विस लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस इतनी है तो आप कौन सी क्वालिफाइंग सर्विस में आएंगे, कौन से क्वालिफाइंग सर्विस की आपको पेंशन देखनी है। तो ये आप सही से समझ लिए। दोस्तों, जैसे किसी की सर्विस 15 साल 3 महीने है, तो दोस्तों इनकी सर्विस काउंट होगी, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगी 15.5 साल, 15 साल 5 महीने। अगर किसी की 15 साल 4 महीने है तब भी 15 साल 5 महीने काउंट होगी। अगर किसी की 15 साल 8 महीने है तब भी 15.5 साल काउंट होगी, 15 साल 5 महीने। अगर किसी की 15 साल 9 महीने है तब दोस्तों ये 16 में काउंट होगी, 16 में। अब दोस्तों किसी की 15 साल 10 महीने है तब भी 16 में काउंट होगी। अगर दोस्तों किसी की 15 साल 11 महीने है तब भी 16 में काउंट होगी। तब दोस्तों आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस सही से पता लगा पाएंगे और फिर उसी की पेंशन ले पाएंगे। कई बार दोस्तों मैं क्या देखता हूं, किसी की क्वालिफाइंग सर्विस जैसे 15 साल 3 महीने है तो उनको पेंशन मिल रही सिर्फ 15 साल की, तो दोस्तों ये गलत हो रहा है यहाँ पे। या फिर किसी की 15 साल 9 महीने है तो दोस्तों किसी को मिल रही 15.5 साल की, तो यहाँ पे इनकी पेंशन गलत हो जाएगी। तो इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस का सही पता लगाना आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपको सही ज्ञान मिले तो यही सब चीजें आपको मेरे चैनल के थ्रू पता लग पाती हैं, तो आप जागरूक हो पाते हो, समझ पाते हो चीजों को, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपको अपनी सर्विस देखनी है, क्वालिफाइंग सर्विस। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कैसे मिल सकता है? काफी पेंशनर्स मेरे से सवाल पूछते हैं, बल्कि एक पेंशनर का तो मेरे पास हर एक वीडियो में सवाल आता है कि सर 18 महीने के डीएडीआर का एरियर का क्या हुआ? दोस्तों अभी 18 महीने का डीएडीआर का एरियर आपका लटक गया है, आपका लटक गया है, और दोस्तों इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे कुछ संगठन कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे ताकि भारत सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दे। दोस्तों वैसे ये मिलना चाहिए, क्योंकि आप ही का ये हक है, आप ही का पैसा है। अब स्थिति अच्छी हो चुकी है, भारत सरकार की आर्थिक कंडीशन भी ठीक ही है, सब कुछ मतलब ठीक ही है, तो दोस्तों ये एरियर रिलीज करा जाना चाहिए। अगर भारत सरकार अपनी तरफ से रिलीज नहीं कर रही तो दोस्तों कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भारत सरकार के अगेंस्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर सुना दे तब दोस्तों भारत सरकार डीएडीआर का एरियर दे सकती है 18 महीने का। तो दोस्तों कोई ठोस ऑर्डर घोषित करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी आपको डीएडीआर का एरियर मिल सकता है 18 महीने का। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई संगठन जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे, तभी भारत सरकार आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देगी। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार अपनी मर्जी से नहीं देगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भारत सरकार अपनी मर्जी से दे देगी 18 महीने का डीआर का एरियर, तो दोस्तों नहीं, इसके लिए कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसा, तभी कुछ हो सकता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन की रिकवरी और पीरियड कम कराने का मामला ठंडा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये मामला फिलहाल थोड़ा शांत है। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स ज्यादा कोर्ट केस कर भी नहीं रहे हैं, वो जा भी नहीं रहे हैं अपना पीरियड कम कराने या फिर अपनी रिकवरी बंद कराने। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है दिल्ली एएफटी के फैसले पर। जो पहले दिल्ली एएफटी का फैसला आया था, जिनकी रिकवरी रोक दी गई थी, पीरियड कम कर दिया गया था, उस पर स्टे लगा दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने।
तो दोस्तों जब तक वो मामला अभी पेंडिंग में है, जब तक कि वो वहां से स्टे हटता नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट से, जब तक पेंशनर्स कोर्ट केस नहीं कर रहे हैं, तो अभी ये मामला फिलहाल रुका हुआ है। जैसी दिल्ली हाई कोर्ट अपना स्टे हटा देगी दिल्ली एएफटी के फैसले से, वैसे दोस्तों पेंशनर्स कोर्ट केस करेंगे, लगातार कोर्ट केस करेंगे, जिनके भी 10 से 11 साल 12 साल हुए हैं। तो अभी ये मामला ठंडा है और दोस्तों जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो लगे हुए हैं ताकि दिल्ली हाई कोर्ट वो स्टे हटा दे वहां से। तब दोस्तों ये मामले आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ राज्य की सरकारें पुराना डीए लागू कर रही हैं, 4% वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले केंद्र सरकार ही डीएडीआर की घोषणा करती है और उसी के बाद जो राज्य की सरकारें हैं, स्टेट की सरकारें, वो डीएडीआर की घोषणा करती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी राज्य की सरकार थी जिन्होंने जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर अपने कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया था। तो दोस्तों अब अक्टूबर के महीने में कुछ राज्य की सरकारें हैं, स्टेट की सरकारें, जो पुराने डीए को घोषित कर रही हैं, जो जनवरी 2024 से बढ़ा था 4%, जो 50% हुआ था। तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने तो घोषित नहीं किया जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर, लेकिन जो राज्य की सरकारें, स्टेट की सरकारें, वो पुराना डीएडीआर घोषित कर रही हैं अपने स्टेट के कर्मचारियों के लिए। अच्छी बात है दोस्तों, जो पुराना डीएडीआर है वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी तक कई राज्य की सरकारों ने पुराना ही डीएडीआर घोषित नहीं करा जनवरी 2024 से बढ़ने वाला। कई ऐसी दोस्तों राज्य की सरकारें होती हैं जो बहुत पीछे चलती हैं, बहुत पीछे चलती हैं, पुराना ही डीएडीआर चलता रहता है। जैसे किसी का 50 चल रहा है या फिर उससे पहले जो 46 था वही चल रहा है, मतलब वो बेनिफिट नहीं मिल पाता स्टेट के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों कुछ राज्य की सरकारें जो पुराना डीएडीआर घोषित कर रही है, जैसे जनवरी 2024 से 50% हुआ था, 46 से 50% हुआ था, तो दोस्तों वो 4% की बढ़ोतरी कुछ राज्य की सरकार कर रही है अपने स्टेट के पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए। सबसे पहले दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट करती है डीएडीआर की घोषणा, फिर उसके बाद स्टेट आती है। और दोस्तों जो बैंक है उनका तो अलग ही चलता है, उनकी बैंक की अपनी एक एसोसिएशन होती है, वो अलग ही चलती है, उनका डीएडीआर कुछ अलग ही चलता है। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सब कुछ आप समय से देख पाएं और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।